आज हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के चिन्ह प्रपार्टी की बात करेंगे इसमें कि किस तरह से मानक इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह लिया जाएगा, धनात्मक या ऋणात्मक किस प्रकार से लिया जाएगा, उसकी एक परिपाटी है, कन्वेंशन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो दूसरा नाम है उसी को हम लोग कहते हैं मानक अपचयन विभव। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर किसी इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो मानक अपचयन विभव दिया गया है। तो मानक अपचयन विभव कहा जाए या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाए, दोनों बातें एक ही हैं। और मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव किसी भी इलेक्ट्रोड का दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। यानी अगर किसी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव धनात्मक है तो उसी इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव परिमाण में उतना ही होगा, लेकिन वो ऋणात्मक होगा। तो ज़्यादातर ये दिया जाता है आपके क्वेश्चन में जो मान दिया रहता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव का मान दिया जाता है। कहीं कहीं मानक ऑक्सीकरण विभव भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग जब गणना करेंगे तो उसको हमेशा हम लोग मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखकर करेंगे। तो अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव तो हम लोग उसको तुरंत किस में बदल लेंगे, मानक अपचयन विभव में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि हमको गणनाएं इसी से करना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ होगा मानक अपचयन विभव या माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव। लिखने का तरीका क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड को दिखाने का तरीका ये होता है उसके मानक इलेक्ट्रोड को, क्योंकि अपचयन के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमने बताया था ये 0 लिखेंगे। अब जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसका धनायन पहले लिखा जाएगा और तब उस धातु को लिखेंगे, यानी अपचयन के रूप में लिखेंगे, यानी धन आवेश में कमी के रूप में लिखा जाएगा या ऋण आवेश में वृद्धि के रूप में आप लिखेंगे। तो हमेशा पहले क्या लिखेंगे आप, धातु का धनायन और एक लाइन खींच करके धातु को लिखेंगे। इस तरह से अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव दिया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह से लिखा गया है E0 M ऑब्लिक करके Mn प्लस, ये सबस्क्रिप्ट है, छोटा सा आप लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, M का M प्लस में या Mn प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी धनावेश में वृद्धि हो रही है। 0 है यहाँ पर कुछ न कुछ आवेश है, धनावेश। तो ये जब दिया होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का तो आप इसको तुरंत किसमें बदलिए, अपचयन में बदलिए। मानक अपचयन विभव में जब आप बदलेंगे तो मान उतना ही रहेगा, परिमाण उतना ही रहेगा, सिर्फ आप साइन चिन्ह क्या करेंगे, ऋणात्मक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा Mn प्लस M, ये इसका मतलब। तो दोनों मान परिमाण में बराबर होंगे लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे। तो क्वेश्चन करने के टाइम या जब भी मान दिया हो तो पहले आप इस पर ध्यान दे दीजिए कि वो मानक अपचयन विभव दिया गया है कि मानक ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। अगर मानक अपचयन विभव दिया गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मानक ऑक्सीकरण विभव दिया गया है तो हम उसको तुरंत किसमें परिवर्तित करेंगे, मानक अपचयन विभव में परिवर्तित कर लेंगे। और ये धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। जैसे कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको लिखना है तो E0 Cu 2 प्लस Cu, ये अपचयन के रूप में लिखा है तो इसका मतलब ये मानक अपचयन विभव दिया गया है। और ये कितना मान होगा इसका, प्लस 0.34 वोल्ट, ये इसका मान। तो ये मानक अपचयन विभव, इसी को अगर आप ऑक्सीकरण विभव के रूप में लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। और आप किस तरह से लिखेंगे, कॉपर के ऑक्सीकरण विभव के रूप में लिखना होगा तो E0 Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस। अब इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट। तो जब क्वेश्चन में दिया होगा तो यहाँ आप देख लेंगे कि अपचयन विभव है कि नहीं। अपचयन विभव है तो कोई बात नहीं, जैसे ये इस तरह लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस रूप में दिया गया है आप उसको तुरंत ऐसे परिवर्तित कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, रिडक्शन के रूप में अपचयन के रूप में लिख लीजिए, तब आप प्रश्न करेंगे। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर होता है, मानक अपचयन विभव के रूप में ही होता है। और अगर ऑक्सीकरण के रूप में लिखेंगे आप तो चिन्ह को आप क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसे हम लोग परिवर्तित कर लेंगे। हमेशा हम लोग मानक अपचयन विभव के रूप में ही प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें एक चीज आती है,
मानक अपचयन विभव का मतलब ये हुआ कि उसमें उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक है। अगर कई एक इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव सबके दिए गए हैं, यानी मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव अधिक होगा, इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा या अपचयन विभव कम होगा, मानक अपचयन विभव, उस पर अपचयन की प्रवृत्ति कम होगी, यानी उस पर ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, आपको एक कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया जाए और दूसरा जिंक का इलेक्ट्रोड दिया जाए, और कॉपर का इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव दिया गया है, तो ये कितना है प्लस 0.34 वोल्ट, और जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है Zn2 प्लस Zn। ये अपचयन के रूप में हम लिखते हैं, ये मानक अपचयन विभव है या मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये होता है माइनस 0.76 वोल्ट। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ करके एक गैल्वानिक सेल का निर्माण किया जाएगा, तो अपचयन किस पर होगा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव अधिक होगा, उस पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। अपचयन की अभिक्रिया होने का मतलब वो कैथोड होगा, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और उसको हम लोग कहेंगे एनोड, उसको कहा जाएगा एनोड। तो इस तरह से अगर ये दो मान दिए गए तो आप समझ जाएंगे कि जिसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है वो कैथोड है, और जिसका मानक अपचयन विभव कम है वो एनोड है। तो देख करके मान आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये अपचयन के रूप में लिखा होना चाहिए। अगर ऑक्सीकरण के रूप में लिखा है तो आप उसको तुरंत परिवर्तित कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसको मिलाइएगा कि किसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज़्यादा है, वो अपचयन होगा उस पर, उस इलेक्ट्रोड पर, और वो कैथोड कहलाएगा। और दूसरा, तो इस तरह से भी सवाल आते हैं कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है और जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना वोल्ट है, इसमें एनोड और कैथोड पहचानिए। तो देख लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किस इलेक्ट्रोड का कम है वो एनोड हो जाएगा, जिसका अधिक होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव वो कैथोड कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेल का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे इसी में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, सेल का निर्माण करें। तो सेल का निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले इन्हीं मानों से पहचान लेना होगा कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। अब कैथोड और एनोड के लिए करना क्या होगा कि जो कैथोड हमने बताया था कि उसको बाईं तरफ, उसको दाहिनी तरफ लिखेंगे, और जो एनोड होगा उसको बाईं तरफ लिखेंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ करके आपको एक सेल का निर्माण करना है गैल्वानिक सेल का, तो आप बाईं तरफ एनोड यानी मेटल से शुरू करेंगे तो जिंक हो जाएगा, या सॉलिड के लिए एस लिख दिया जाता है, ठोस अवस्था में है, और एक लाइन खींच करके इसका आयन लिख देंगे Zn2+। ये आपका एनोड बन गया। दाहिनी तरफ आपका कैथोड होगा तो वो आयन से शुरू करेंगे, और Cu2+ से आपका क्या हो जाएगा Cu सॉलिड या ठोस। तो ये दो मान दिए गए हैं कि इन दो इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव मालूम है आपको, तो सेल आप बना सकते हैं। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक उसको आप दाहिनी तरफ दिखाइए, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम उसको आप बाईं तरफ दिखाइए। लिखने का तरीका बता दिया गया है कि पहले मेटल लिखेंगे, फिर मेटल आयन, फिर मेटल आयन, और तब मेटल। इस तरह से सेल का निर्माण किया जा सकता है। और ये मान आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको कहाँ से मिलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। और विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको मिल जाएगी, बुक में छपी हुई है, क्योंकि सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जा चुके हैं। इसलिए तो हम यहाँ पे जो फिगर दिखा रहे हैं, चित्र है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी का, उसको आप लोग उसमें सभी तत्वों की मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, जिससे आपका काम चल सकता है। तो उससे आप देख करके कि मानक इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही देख करके ज्ञात किया जाएगा, और उसी से आप सेल का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग एक चीज जान लें, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहा जाएगा? दायरे एक श्रेणी और सभी तत्वों की मानक इलेक्ट्रोड विभव हम बताए थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके ज्ञात किया जा चुका है। तो जब सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि वो जो तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात है उनको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा सकते हैं। यानी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को या मानक अपचयन विभवों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है कि सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हैं, जिसका भी कहा जाएगा आप बुक से देख करके उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ भी कुछ तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, उससे आप देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है। जैसे हमने बताया कि मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें क्रिया करने, उसमें अपचयन की क्षमता कम है। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम उसमें अपचयन की क्षमता कम, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक उसमें अपचयन की क्षमता अधिक। इसका मतलब ये, जैसे हमने बताया था कि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग कैसे लिखेंगे? E0। अगर इसको मानक अपचयन विभव के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक हाफ H2। हाफ इसलिए लिखा कि इधर 2 हाइड्रोजन है उधर एक है, तो इस तरह से ये 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 0। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 है, तो जाहिर है कि हाइड्रोजन से कम जिसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। और जब हाइड्रोजन से उन इलेक्ट्रोडों को आप जोड़ेंगे तो उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, उन सभी इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, क्योंकि उनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है, ऋणात्मक। लेकिन जो हाइड्रोजन से मानक इलेक्ट्रोड विभव जिन इलेक्ट्रोडों का अधिक है, जाहिर है कि वो धनात्मक होंगे। और अगर हाइड्रोजन से उनको जोड़ा जाएगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्सीकरण होगा और उन इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा? अपचयन। तो अपचयन और ऑक्सीकरण विद्युत रासायनिक श्रेणी देख करके आप बता सकते हैं कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ा जाएगा तो किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होगी और किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, यह आप देख करके बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया बताएंगे आप, और जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उस पर अपचयन की क्रिया बताएंगे। तो अलग अलग इलेक्ट्रोडों के अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि किसको किसके साथ जोड़ा गया है। अब जैसे हाइड्रोजन को हम जिंक के साथ जोड़ेंगे, जब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें तो जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो हाइड्रोजन से कम है, ऋणात्मक है, -0.76 वोल्ट है। तो जाहिर है कि यहाँ पर जिंक क्या हो जाएगा? एनोड का काम करेगा, यानी इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कैथोड, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव अधिक। तो जिसका मानक अपचयन विभव अधिक वो कैथोड और जिसका मानक अपचयन विभव कम वो एनोड। इसी प्रकार अगर हम जिंक की जगह कॉपर लें, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपने देखा है Cu2+Cu, ये धनात्मक है। तो यहाँ पर अगर हम आप जोड़ दें, अगर इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाए, अब यहीं पर हाइड्रोजन एनोड का कार्य करने लगेगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का कार्य करने लगेगा, क्योंकि कैथोड का जो मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो आपने देखा कि जिंक के साथ जोड़ने पर हाइड्रोजन कैथोड का कार्य कर रहा है, लेकिन कॉपर के साथ जोड़ने पर वो एनोड का कार्य कर रहा है। तो इलेक्ट्रोड कोई भी हो, वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड या अपचयन इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य कर सकता है, निर्भर इस पर करता है कि वो दोनों इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार के हैं, और किसका ज़्यादा है और किसका कम। तो वो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव देखने के लिए जो श्रेणी बनाई गई है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको आप कहते हैं, उससे देख करके आप समझ जाएंगे कि जिन 2 इलेक्ट्रोडों को जोड़ना है वो उनमें से कौन कैथोड है और कौन एनोड है। अब मालूम ये हुआ कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम है या अपचयन मानक अपचयन विभव कम है वो
उस पर ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और जिसका मानक अपचयन भी बहुत अधिक है उसमें अपचयन की क्षमता होगी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, जितनी आसानी से किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव जितना कम होगा, इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। और जिसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना अधिक होगा, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी, यानी उसमें अपचयन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी देख करके ये भी बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड या कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है। तो उसमें आप देख लेंगे कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या जिसका मानक अपचयन विभव कम है उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है उसकी क्रियाशीलता कम होगी। अब जैसे इसी में हम पूछे कि ये 3 इलेक्ट्रोड हमने दिए हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा जिंक इलेक्ट्रोड की होगी क्रियाशीलता, क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? सबसे कम है। उसके बाद क्रियाशीलता किसकी होगी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और सबसे कम इन तीनों में क्रियाशीलता किसकी होगी? कॉपर इलेक्ट्रोड की, क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन कभी कभी दिया जाता है कि 4 इलेक्ट्रोड दे दिए गए, ए, बी, सी, डी। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लीजिए 0 है, इसका मान लीजिए 0.4 वोल्ट है, 0 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, मान लीजिए ये 1.8 वोल्ट है, और इसका मान लीजिए कि प्लस 0.34 वोल्ट। अब आपसे कहा जाता है कि ए बी सी डी में सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी? तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी हो जाएगी? जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम हो। इसका मतलब बी की क्रियाशीलता सबसे अधिक है, उसके बाद ए की क्रियाशीलता है, और उसके बाद डी की, और तब जाकर के सी। तो ये हो गया क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ तत्वों के दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनकी क्रियाशीलता का घटता या बढ़ता क्रम लिखिए। तो ये हमने घटता क्रम लिखा है, यानी जिसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है उसको आप सबसे पहले लिखिए, उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखिए। ये बी की जगह, सॉरी हमने 0 लिख दिया था, ए है ना। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता बी की, उसके बाद ए की, तब आएगा डी, और तब आएगा सी। तो अपचयन किस पर होगा सबसे आसानी से? अपचयन सबसे आसानी से उस पर होगा जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक है। ऑक्सीकरण किस पर सबसे अधिक होगा? जिसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम। तो यहाँ पर बी में ऑक्सीकरण की क्षमता सबसे अधिक है और सी का अपचयन सबसे आसानी से होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अब बहुत से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। जैसे पहले हमने बताया कि अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको दी गई है तो आपको आप ये बता सकते हैं कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पर सेल का निर्माण आप कैसे करेंगे। वो हो गया कि जिसका अपचयन विभव अधिक होगा उसको आप दाहिनी तरफ बना दीजिएगा और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसको बाईं तरफ। अब इसमें सवाल ये होता है क्रियाशीलता, यानी ये जो चीज़ हम बता रहे हैं वो विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व क्या है। तो पहला आप बता लिए कि सेल का निर्माण उससे कर सकते हैं, दूसरा आप बताएंगे क्रियाशीलता बताई जा सकती है। तो क्रियाशीलता में क्या होगा कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, और जिसका सबसे अधिक वो सबसे कम क्रियाशील। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी आपने देखा है, उसमें आप देखेंगे तो लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है, माइनस लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया गया है लिथियम प्लस लिथियम, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है -3.08 वोल्ट, और फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया गया है E0 ये सबसे कम, सॉरी सबसे अधिक +2.08 वोल्ट के करीब। तो ये था। तो इसमें इसका मतलब ये होगा सबसे कम जितने भी तत्वों के आते हैं सबसे कम
मानक इलेक्ट्रोड लिथियम का है और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तत्व ज्ञात हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार देखेंगे, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? लिथियम की, और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी हो गई? फ्लोरीन। और इस तरह से आप क्रियाशीलता, तो महत्व क्या हो गया इसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व आप समझ लीजिएगा। तो पहला हमने बताया नंबर 1 कि आप सेल का निर्माण कर सकते हैं, इसका निर्माण सेल बना सकते हैं। नंबर 2 क्रियाशीलता बताई जा सकती है, क्रियाशीलता। और तीसरी चीज ऑक्सीकारक और अपचायक बता सकते हैं, कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। ऑक्सीकारक तथा अपचायक, इनकी पहचान आप कर सकते हैं। ऑक्सीकारक किसको कहा जाएगा और अपचायक। तो जिस तत्व का ऑक्सीकरण या जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो जाहिर है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी वो अपचायक होगा। वो क्या कहलाएगा? अपचायक। और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उस पर अपचयन होगा। अपचयन होने का मतलब वो ऑक्सीकारक होगा, वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो जो भी तत्व दिए गए हों जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हों और ये पूछा जाए कि दोनों में से कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है, तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम, ऋणात्मक और धनात्मक से मतलब नहीं है, कम होना चाहिए। दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी का 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान भी कर सकते हैं, क्रियाशीलता जानेंगे, ये सब चीजें। इसी प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो अभिक्रिया की संभाव्यता कि होगी या नहीं। तो अभिक्रिया कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी इसको बताने के लिए आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत पड़ेगी, और मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको मिलेगा कहां से? विद्युत रासायनिक श्रेणी से, जो बुक में छपी हुई है। तो जिस तत्व की क्रियाशीलता अधिक होती है वो दूसरे तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है, यानी अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। जैसे हम एक उदाहरण दें कि अगर मान लीजिए ये दो रिएक्शन, दो अभिक्रियाएं लिखी गई हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये लिखा गया, और रिएक्शन दिया गया है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और दूसरी अभिक्रिया है कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बन गया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। पूछा जाएगा कि इन अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया सही है या कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, यानी उसके लवण से क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर दे रहा है। जिंक इसको हटा दे रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। यहाँ पर कॉपर जो है जिंक को उसके लवण से प्रतिस्थापित कर दे रहा है और अपने आ जा रहा है, वहां पर जिंक को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। तो हमने कहा कि जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो प्रतिस्थापित कर पाता है, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। तो अभी आपने देखा कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है, कम होने का मतलब उसकी क्रियाशीलता अधिक है। तो जिंक और कॉपर में से क्रियाशीलता जिंक की अधिक है, कॉपर की कम है, तो जिंक कॉपर को उसके लवण से क्या कर सकता है? प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी यह क्रिया संभाव्य है। लेकिन कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है, इसलिए कॉपर जिंक को उसके लवण के विलय से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लोग देख करके बता सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं। बस ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है, किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है। तो ये कैसे पता लगेगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोग बार बार देखते रहिए, जिससे कुछ तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव कम से कम आपको याद रहना चाहिए। जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, हाइड्रोजन का मालूम है 0 है, इसी तरह से निकेल का मालूम होना चाहिए, सिल्वर का मालूम होना चाहिए। तो इतने से आपका काम हो सकता है।
तो ज्यादातर केस में मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए रहते, नहीं दिए रहेंगे तो ये सब कुछ तत्वों के आप मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए। इसी तरह से आप क्रियाशीलता के ही आधार पर आप कर सकते हैं कि जैसे अगर हम रिएक्शन ये लिखें जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, निकलती है। इसी तरह से कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर सल्फेट प्लस H2। अब हम पूछें कौन सा H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कॉपर की छीलन हम डाल दे तो वो हाइड्रोजन मुक्त करेगा। तो बात वहीं से क्रियाशीलता से ही तो जिंक का आपने देखा है कि इलेक्ट्रोड विभव जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अवच्छेद विभव ऋणात्मक होता है, जबकि हाइड्रोजन का 0 होता है। यानी जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है तो जिंक हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर सकता है। और इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर हम जिंक की रॉड या जिंक के टुकड़े डाल दें तो हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होगी। लेकिन कॉपर की क्रियाशीलता तो हाइड्रोजन से कम है, क्योंकि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है और हाइड्रोजन का कम है, तो कॉपर तो इसको विस्थापित ही नहीं कर पाएगा। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर कॉपर की छीलन डाली जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन हाइड्रोजन गैस में भी पूछा जाता है कि कौन से तत्व हाइड्रोजन गैस अम्ल में डालने पर देंगे। तो कौन से देंगे? जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव धनात्मक है वो अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो इस तरह से विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में बता सकते हैं। तो आज इतना ही आप लोग देखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं सारी चीजें।